उपरांत ऑल इंडिया डिफेंस बहुजन एम्प्लॉइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ऑनरेबल मुकेश जाटव जी से अनुरोध करूंगा कि वह आए और इस मंच से मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर। सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के अध्यक्ष ऑनरेबल जी.एस. पाटिल साहब और मंच पर विराजमान सभी ऑल इंडिया से आए, सभी राज्यों से आए, सभी ट्रेड यूनियन नेतागण और ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अरुण नागदेवे जी, जैसे कि मुझे बताया गया कि सभी जो है मैं कंप्लीट अपनी बात रखना चाहता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस की स्थापना, बहुजन डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की स्थापना 4 नवंबर 2007 को नई दिल्ली में हमने की और हमें लगा क्योंकि डिफेंस भी रेलवे के बाद डिफेंस दूसरा बड़ा सेक्टर है और नई सेक्टर कि जिसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी काम, उसमें हमें लगा कि हमारा कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं है और काम करने वाले लोग कौन है? काम करने वाले लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। तो हमने जितनी भी इंडिपेंडेंट यूनियन चल रही थी, जो नीले झंडे की यूनियन थी, उन सबको यूनाइट करके एक बाबा साहब के विचारों पर चलने वाला संगठन डिफेंस के अंदर तैयार किया, तो जिसका नाम रखा ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन। आज के दिन ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले डिफेंस के अंदर 43 यूनियंस काम कर रही हैं। अभी हमारा मेंबरशिप वेरिफिकेशन हुआ जिसमें हमारी लगभग 33 ट्रेड यूनियन ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से 16 के करीब जो यूनियंस हैं उसमें 15% से ऊपर उनको वोट मिला। और वो ये ऐसा नहीं हुआ, इसके लिए भी एक बड़ा संघर्ष की कहानी है कि हमारे डिफेंस में एक आपने JCM सुना होगा, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। उस ज्वाइंट कंसल्टेटिव में 4th लेवल काउंसिल में 2 BPMS के लोग आते थे, 2 इंटेक के लोग आते थे और 2 लाल झंडे के लोग आते थे। तो अब हमने DOTT का जो पूरा रूल रेगुलेशन निकाला तो उस आधार पर हमने देखा कि ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गलत कर रहा है। तो JCM का जो सीटों का जो बंटवारा है वो संख्या के आधार पर होना चाहिए, ना कि किसी फेडरेशन के आधार पर। तो इसी विषय पर हमारे संगठन ने 2 साल लड़ाई किया और 2 साल संघर्ष किया और अंततः जीत हुई हमारी। आज जो है 16 यूनियनों को JCM 4th लेवल में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ये हमारी फेडरेशन की बहुत बड़ी जीत है। साथियों, हमारे जो जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो लोखंडे जी रहे, चाहे वो हमारे महामना ज्योतिबा फुले जी रहे, बाबा साहब रहे, और बाबा साहब ने हमें आर्टिकल 19(1)(c) के तहत यूनियन एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया। पर लेकिन हमारे ही पूर्वजों ने हमें अधिकार दिया और हमारा ही कोई सेंट्रल ट्रेड यूनियन नहीं है। समझ पा रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें अधिकार दिया कि भैया तुम एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी बनाना, और सेंट्रल ट्रेड यूनियन बनाने के बाद में उसको राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पर लेकिन आज तक नहीं है। तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए। और यही नहीं, 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन में से कोई भी बाबा साहब की विचारधारा पर काम करने वाला नहीं। आप ये समझ लो कि 12 गंगाधर ही शक्तिमान है। 12 जो गंगाधर ने पैदा किए वो ही अकेला एक शक्तिमान है। यानी सारे इंटरलिंक्ड हैं, सारे ही उन ब्राह्मणवादी सोच के तहत काम करते हैं। इसको मैं सिद्ध करके बताता हूं। रेलवे के फेडरेशन पहले उमराव पुरोहित जी रेलवे फेडरेशन के
जो जेसीएम लीडर भी थे, वो नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के उमराव बन पुरोहित जी, उसके बाद कौन बने? शिव गोपाल मिश्रा जी। तुम्हारा नंबर कब आया? यानी जो परंपराएं पहले चली आ रही थी, और इतना ही नहीं, चाहे शिव गोपाल मिश्रा जी लाल झंडे में हो, पर लेकिन उनका बेटा उत्तर प्रदेश में एमएलसी बना, बीजेपी में गया। तो मैंने कहा ना, गंगाधरी शक्तिमान और शक्तिमान ही गंगाधर है। इस चीज को हमें पहचानना होगा। जिस दिन हम अपने विरोधी को पहचान लेंगे, उस दिन जीत अंततः हमारी होगी। और जब तक हम नहीं पहचान पाएंगे तो हमारी जीत नहीं हो सकती। साथियों, इस कड़ी में मैं आपसे कहना चाहता हूं, 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, और इन्हीं के साथ साथ इन्हीं 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन को आईएलओ में भी प्रतिनिधित्व मिलता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 1919 में हुआ था। लेबर्स की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए आज तक भी इतने बड़े समाज का, जिसको हम 85% बोलते हैं, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन करने वाला आईएलओ में नहीं है। और 12 के 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों का रिप्रेजेंटेशन आईएलओ में होता है, पर लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हमारी बात नहीं रखी जाती। क्यों? क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। साथियों, ये जो आज हमें यहाँ एकत्रित होकर के पाटिल साहब ने एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा किया है, तो हमारा उद्देश्य बन जाता है कि हम सब के सब यूनाइट होकर के जिस क्षेत्र में जहां पर भी है, मैं दिल्ली में हूं तो मैं दिल्ली की जिम्मेदारी लूं, जो हरियाणा में हो जो हरियाणा की जिम्मेदारी ले, अपने अपने स्टेट की सब जिम्मेदारी ले। और मैं समझता हूं कि जितने लोग यहाँ हैं, कि यदि वो एक एक यूनियन भी तैयार करें अलग अलग क्षेत्र में, यदि वो एक एक क्षेत्र में एक यूनियन भी तैयार कर लेते हैं, तो उसकी जिंदगी का पूरा काम हो जाता है। और यही एक बाबा साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है हमारी तरफ से उनको होगी, यदि हम उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। अब बाबा साहब ने हमें हर एक क्षेत्र में एक संगठन दी है, चाहे वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे संस्था सैनिक दल हो, चाहे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो, तो बाबा साहब ने हमें दी। तो बाबा साहब ने हमें इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन दी। हमने हर एक क्षेत्र में काम किया और अपने आप को साबित किया। उत्तर प्रदेश में 4-4 बार साबित किया, परंतु बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब के जाने के बाद लेबर यूनियन के साथ जुड़ करके किसी भी संगठन ने कोई काम नहीं किया। और यदि काम किया तो माननीय जेएस पाटिल साहब ने जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया, और मैं उनका इस मन से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं कि जेएस पाटिल साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ। साथियों, आईएलओ में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एसएलसी में नहीं है, आईएलसी में नहीं है, तो इन सब की बातों को देखते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। कल हमारे कांचा लाइजी साहब आए थे, प्रोफेसर साहब, क्योंकि मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूं, उनको पहले भी सुन चुका हूं कई बार। आज हो क्या रहा इस देश में? उस 85% को एक राम मंदिर की फोटो दिखाई जा रही है और सबको बोल रहा है कि देखो हमने बनाया, और जो दिखाने वाले हैं उनकी निगाह उस राम मंदिर पर नहीं है, उनकी निगाहें हैं पीएम सीएम की कुर्सियों पर, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि शक्ति मंदिर में नहीं है, शक्ति है हमारी पीएम की कुर्सी में, हमारी सीएम की कुर्सी में, उसमें शक्ति है। और हमारे देश में हमारी ये, हम कैसे, मैं इन शब्दों से कहूं कि हम इतने अभी भी बेवकूफ बने हुए हैं, हम उस राम मंदिर की तरफ शक्ति की को एक अपेक्षा लगाए हुए हैं कि कल्याण हमारा यहां से होगा। साथियों, हम लोगों को बदलना पड़ेगा, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, और यही विचार घर घर में पहुंचाना पड़ेगा कि शक्ति मंदिर में नहीं, शक्ति संसद में है।
जिस दिन लोग हमारी बात समझ जाएंगे, और आज भारतीय जनता पार्टी कोई इतनी आसानी से सत्ता में नहीं पहुंची, इतनी आसानी से नहीं पहुंची। उनके कितने विंग्स हैं, बीएमएस, बीपीएमएस, हिंदू संगठन, बजरंग दल, कितने तमाम तरह के संगठन है, आरएसएस, कितने संगठन है जो कि काम कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन हमारे में यूनिटी की कमी है, हम यूनाइट नहीं हो पाते हैं। साथियों, हमारे पास बहुत बड़े ऑफर आए कि हम टीयूसीसी के साथ मिल जाएं, एलपीएफ के साथ मिल जाएं, और लेकिन हमने क्लियर कट मना किया। क्यों? क्योंकि हमारी विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा है, बाबा साहब के नीले झंडे में लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम यदि लाल झंडे में जाना होता, यदि लाल झंडे में जाकर के हमें काम करना होता, तो हम पाटिल साहब के पास नहीं आते, हम सत्ता का सुख भोगने के लिए वहां चले जाते हैं। पर लेकिन हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम संघर्ष से कुछ प्राप्त करने वाले लोग हैं, इसलिए हम पाटिल साहब। और मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए पाटिल साहब को इस मंच के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्दी ही 7 अलग अलग सेक्टर में दिल्ली के अंदर में 7 यूनियनें जो हमारी यूनियनें हैं, वो तो पाटिल साहब, हमारा फेडरेशन जो है डिफेंस के अंदर काम कर रहा है, जो कि पाटिल साहब इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के से एफिलिएटेड है, क्योंकि हमने अब ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन हमारा जो है काम कर रहा है, उसी के तहत ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन डिफेंस में काम कर रहा है, जिसके तहत जो है 36 यूनियनें काम कर रही है। और मैं पाटिल साहब को इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली में 7 यूनियनें जो है मैं आपको 1 साल के अंदर जोड़ करके दूंगा, क्योंकि जो 7 ही डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उसमें दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, टीचर्स और आपके कई तमाम विभाग हैं जो मैं आपको जोड़ करके दूंगा। ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है। साथियों, मैं लास्ट में, समय कम है, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए कल मैं एक बात और कहूंगा कि कल कांचा इलाही साहब ने बोला था कि अपने बच्चों को इंग्लिश जरूर बताएं और इंग्लिश में बात करें। ये वाकई में सच है। इस देश में जो राम राज्य की बात कर रहे हैं ना, वो लोग क्या करना चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कृत पढ़ें, आपके बच्चे संस्कृत पढ़ें और उनके बच्चे जाके फौरन में अंग्रेजी में पढ़ें। वो यही चाहते हैं और हमें इसका उल्टा करना। हमारे बच्चे चाहे यहां पढ़े चाहे फॉरेन में, एज पर हमारी कैपेसिटी के अनुसार जहां भी हो, लेकिन उसको इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज संसद में कोई नहीं बोलता है संविधान पठंती, कोई नहीं बोलता है। कोई बोलता है क्या संविधान पठंती? नहीं बोलता ना। सब इंग्लिश में और हिंदी में 2 ही में डिबेट, और मोस्टली 70% तो इंग्लिश में डिबेट है। इसीलिए आप सभी के माध्यम से मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। पर लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, मेरे साथ 3 नारों पर जरूर लगाएं कि जो कि हमने अपने ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन में भी रखे हैं, और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ये 3 नारे आप भी अपनी ट्रेड यूनियन को दें। जय भीम, जय संविधान, जय कामगार, 3 नारे, क्योंकि हमें जय भीम के माध्यम से ही संविधान मिला और संविधान के माध्यम से हमें ट्रेड यूनियन बनाने का राइट मिला। इसलिए हम तीनों की जयकार बोलेंगे। यही हमारा लास्ट में अभिभाषण है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कामगार। जय भीम, जय संविधान, जय कामगार। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी, जो हमने प्रस्तावना में भी डॉक्टर साहब ने की, उन्होंने भी कहा कि आप क्या कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से स्वतंत्र मजदूर यूनियन को मजबूत कर सकते हैं और कैसे विस्तार कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट को डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी और हमें आश्वासन दिया कि जल्दी दिल्ली में कई संगठन हमसे अपडेट करेंगे। उनका मैं पुनः तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, हमारे सारे मुख्य अतिथि फ्रंट रो में बैठे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है के अनुसार, और हमारा अध्यक्ष श्री भाषण रुका हुआ। उसके पहले जो बाकी हमारे अलग अलग ट्रेड यूनियन जो हमसे एफिलेटेड है, यहाँ जितने भी मंच में उपस्थित है, जितनी भी ट्रेड यूनियन है, ये स्वतंत्र मजदूर यूनियन से एफिलेटेड है
और उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए हैं अपनी बात रखने के लिए आज के विषय में। तो उसकी शुरुआत करते हुए और ये भी ध्यान रखें कि समय सभी को 5 मिनट रहेगा और 5 मिनट में आप अपनी बात रखेंगे, ताकि क्योंकि सभी लोग अपनी बात रख पाए समय पर, ये ध्यान रखिएगा। सब विषय का विषांतर न हो पाए ये भी ध्यान रखिएगा। तो उसलिए सर्वप्रथम मैं स्वतंत्र म्युनिसिपल कामगार संगठन की ओर से रविंद्र सूर्यवंशी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और अपने विचार यहाँ रखें। सभी महान पुरुषों को त्रिवार अभिवादन, विचार मंच पर बैठे सभी मान्यवरों को अभिवादन, और आप सभी कामगार शक्ति, आप सभी को विजय देने। आज 17-18 का जो अपना अधिवेशन है उसको लेकर हमने जो कार्य किया उसके बारे में थोड़ा सा अवलोकन करूंगा। महाराष्ट्र से हूँ इसलिए हिंदी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो आप संभाल लीजिए। तो ये जो कारवा चला, आज जैसे हमारे कई साथियों ने बताया कि हमने उत्तर प्रदेश में जैसे बात हुई कि पॉलिटिकल जो मजा चखना था या फिर जो भी ताकतें हमें लेनी थी वो ली, लेकिन इस देश में कामगार मूवमेंट भी बढ़ सकती है और कामगार मूवमेंट खड़ी हो सकती है। ये हमें जीएस पाटिल साहब ने दिखा दिया और उसका नतीजा हमारे सामने है। तो आज जैसे हमारा 20वां साल है अधिवेशन और 20 साल, तो हम युवा अवस्था में आए हैं ये मैं समझता हूँ, और अभी हमारी यहाँ से असली लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ताकि हम युवा अवस्था में आए हैं और देश के काफी राज्यों में भी हम लोग फैल चुके हैं। तो मुझ जैसे एक युवा को पाटिल साहब ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि संगठन का प्रतिनिधित्व करें और अपने समाज के सभी अंगों तक पहुंचे और ये मूवमेंट बड़ी खड़ी की जाए। तो 2018 में हमने स्वतंत्र म्युनिसिपल कामगार यूनियन ये जो मुंबई में खड़ी की। जैसे सर ने साहब हमेशा बताते कि बाबा साहब ने जो संगठन बनाया था और उसके वो चेयरमैन थे, तो वो जो संगठन था वो सफाई कर्मचारियों का संगठन था जो मुंबई से शुरू हुआ। लेकिन आज महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा वो संगठन बाहर कहीं पे भी नहीं दिखाई देता। तो वो हमारे अगेंस्ट में नहीं है, वो हमारा ही संगठन है। लेकिन महाराष्ट्र के हर नगर पालिका नगर परिषद में वो संगठन होना चाहिए था, लेकिन वो आज नहीं है, क्योंकि ये जो दूरदृष्टि है, ये जो विजन था, ये हमारे कामगारों के बीच में नहीं आया था। और वो विजन आयोग के माध्यम से हम सभी लोगों में आया है, इसलिए हम अलग अलग क्षेत्र में आज काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका और नगर पालिका नगर परिषद ऐसे 226 महानगर पालिका नगर परिषद मिलके हैं। तो हमने जब काम शुरू किया तो बहुत से अड़चने आई, हम भी नए थे क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन सारे लॉज जो भी कामगार कायदे हैं, कीमत वेतन जैसे मिनिमम वेजेस है ना, तो इसकी पढ़ाई ये करते करते हम भी बन रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो हमने जब काम शुरू किया तो मुंबई, ठाणे, पनवेल, वेंगुर्ला, राजापूर, कनकवली, देवगढ़, रत्नागिरी, नागपुर में मूल, वाड़ी, बार्शी, राहता नगर परिषद, लोनावला, देवली, कन्नर, सिंधुदुर्ग, वरुण, दरियापुर और वर्धा, ये नगर परिषदों में आज हम लोग हमारे संगठन का काम कर रहे हैं। तो ये अभी संगठन काफी पैमाने में आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने काम किया तब लोगों के जैसे कई लोगों ने भी बताया कि हमें काफी प्रश्न आते हैं और जो ऑलरेडी यूनियंस है उनके साथ संघर्ष करके अपनी यूनियन खड़ी करना एक बड़ा चैलेंज का काम होता है। लेकिन साहब सर ने हमें बार बार पुशअप किया है कि नहीं, हमें हमारा संगठन बनाना है और आगे बढ़ना है। तो उसी को लेकर जब हमने संगठन का काम किया तो जो निवृत्त हुए हुए लोग होते हैं, निवृत्ति के बाद उनको जो पेंशन मिलनी चाहिए या फिर निवृत्ति वेतन मिलनी चाहिए वो समय पे नहीं मिलता, तो उसके लिए संगठन ने काम किया है। कोविड में जो लेबर्स काम कर रहे थे, नगर पालिका के लोग अपना घर द्वार छोड़ के हॉस्पिटल्स में और नगर पालिका में कचरा उठाने का काम कर रहे थे, तो उनके लिए सम्मान का अवसर प्राप्त हो, उन कंत्राटी कामगारों को भी नगर पालिका में कायम किया जाए, ये डिमांड हमने रखी थी। तो कुछ चीजें उसमें से हुई है, तो अभी उसकी भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। साथ ही साथ
प्रमोशन के लिए भी जैसे मुकदम होता है, जैसे सफाई करने वाला कामगार मुकदम के पोस्ट पे आ जाता है, तो उसी को लेकर भी हमने महानगर पालिका में डिमांड्स रखी थी, तो उसकी भी शुरुआत अभी हो चुकी है, उनकी यादी मंगाना काम शुरू हो चुका है। तो ऐसे कुछ काम संगठन के तौर से हम लोगों ने किए, प्रलंबित जो लोगों के कार्य थे उसमें भी किया। कुछ जगहों पे जैसे साहब बार बार बताते कि हमें संघर्ष करना पड़ता है, तो एक इंसिडेंट हमारे पास आया, थोड़ा समय लूंगा उसके लिए। वेंगुर्ला नगर परिषद, यहाँ पे हम लोगों ने काफी संघर्ष किया। 40 कंट्राक्टी जो लेबर्स वहां पे थे उनको सडनली काम से निकाल दिया गया। जैसे सर बताते कि हमें अभ्यास करके सारा लड़ाई करना होता है, हम लोगों ने भी संघर्ष किया, हम लोगों ने पढ़ाई की, अनेक आंदोलन किए, जगह जगह पे हमारे जो भी वरिष्ठ थे उनके मार्गदर्शन लिए, और 1.5 साल के बाद वहां पे 32 कामगारों को फिर से काम पे लिया गया, जो मजदूर थे। तो ये स्वतंत्र मजदूर यूनियन, स्वतंत्र मजदूर कंट्राक्टी कामगार यूनियन, इन्होंने जो कार्य किया है उसमें हमारी डिमांड्स ये है, और ये हमारे वरिष्ठ से भी हम लोग डिमांड रखते हैं कि ये जो कामगार है कंट्राक्टर बदले, लेकिन कामगार वही रहना चाहिए, इसलिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी कामगार है कंट्राक्टर अपने हिसाब से कामगार चेंज कर देते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज वाली ये बात बन जाती है कि उस कामगार के लिए काम करें। आज अगर जैसे सागर काले जी ने भी बताया कि हम अगर किसी कामगार के लिए काम करें, एक मीटिंग पे कहीं पे लेते हैं, तो दूसरे दिन उस कामगार को घर पे बैठना पड़ता है। तो हमें हमारी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी है या फिर हमारे यूनियन के अध्यक्ष है या सेक्रेटरी है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ताकत अभी ये तो दिख रही है कि हम लोग जवान हो गए, हम युवा हो गए, हमारी ताकत बढ़ गई है, इसको और थोड़ा पैमाने में हमें बढ़ाने की जरूरत है। अगर वो ताकत खड़ी हो जाती है तो किसी भी स्थापना की ये ताकत नहीं होगी कि उनको काम कैसे निकाले। तो ये जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। और वेंगुर्ला नगर परिषद में एक कार्य हम लोगों ने ऐसे किया था कि वहां से कामगार के पेमेंट में से जीएसटी भी काट दिया, तो ये किसी भी लॉ में नहीं बैठता है। तो उसके लिए भी स्वतंत्र मजदूर यूनियन, म्युनिसिपल कामगार यूनियन ने काम किया था। यहाँ पे हम लोग वाड़ी में जो अग्निशमन के कंट्राक्टी कामगार है उसलिए भी कार्य हो रहा है, हमारे सीनियरों ने उसके लिए भी बहुत सारा काम किया, आज उनका भी हमारा फैसला चल रहा है। तो ये नगर परिषद, नगर पालिका, ये जो यूनियन है ये पूरे महानगर पालिकाओं से काम कर रही है। मैं एक ही बात करूंगा कि जैसे अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और हमें ये अपॉर्चुनिटी लेकर हम लोग कामगारों में गए और ये संधि मिली, आज लगभग हम लोग 17-18 नगर पालिका, नगर परिषद सिर्फ 2 या 3 साल में खड़े हुए हैं। तो अगर इसे और ताकत मिल जाती है और हमारे जो अदर संगठन है उसकी भी ताकत इसमें अगर हमें मिल जाती है, तो मुझे लग सकता है कि ये आने वाले समय में जो हमारा टारगेट है, जो हमारा अचीवमेंट करने 5 लाख का है, तो उसमें जल्द से जल्द ये काफी जल्दी हो सकता है। और ये आज को ये सब माहौल को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम लोग अभी इसमें ढीले गए हैं। मैं सिर्फ पाटिल साहब से एक ही विनती करूंगा या फिर मेरे से अपील करूंगा कि हम लोगों ने जो भी कार्य किया, हो सकता है हम लोग कहीं पीछे रह गए या फिर हम लोगों ने पूरा समय नहीं दिया संगठन को, लेकिन आज समझ में ये बात आई कि कुछ गलतियां हमसे भी हुई है कि हम लोगों ने पाटिल साहब की बातों को नहीं समझा। वो बार बार हमें पुश करते थे कि वेळ द्या, नियोजन द्या, टाइम काढा आणि मग लोकात जा। तो ये हमसे नहीं हुआ करके जो गति हमें आनी चाहिए थी वो नहीं आई। लेकिन जो पाटिल साहब ने कर दिखाया है, आज इतने लोगों को, हमारे अदर स्टेट को भी इकट्ठा करके हमारे सामने बिठाया है, तो साहब को सैल्यूट है। और हमारे लिए सीख है कि हमें भी हमारा प्लानिंग प्रॉपर करके अगर हम लोग काम करते तो ये हो सकता है। ये सर ने दिखा दिया है। सो मुझे यहाँ पे अपना बात रखने की संधि दी, अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और हम हमारा फोकस रख के काम करेंगे, ये मैं यहाँ पे इस स्टेज पे ये करता हूँ कि हम लोग ये उसको उस तरीके से काम करेंगे जो हमारे साहब ने हमारे लिए बना के रखा है। सो थैंक यू सो मच। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। स्वतंत्र म्युनिसिपल कामगार संगठन और कंट्राक्टी कामगार कॉन्ट्रैक्ट लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट रविंद्र सूर्यवंशी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने जोशीले भाषणों में एक नई ऊर्जा फिर से इस हाउस में संचार की है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। कंट्राक्टी कामगार इन्होंने बार बार उच्चार किया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स उसका मीनिंग होता है कई हमारे स्टेट के दूसरे समझ में पाए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के बारे में ही वो अपनी बात रख रहे थे। इसके बाद उपरांत में इंडियन पोस्टल वर्कर्स यूनियन से राजेश कटारिया जी जनरल सेक्रेटरी,
उनसे अनुरोध करूंगा कि वो 5 मिनट में अपनी बात रखें। सभी साथियों को जय भीम। क्या हुआ? जय भीम। अगर नागपुर की धरती पर इतनी आवाज इतनी बुलंद नहीं है तो हमको इतनी दूर में आवाज करते करते क्या कहेंगे हम लोगों को कि दोनों नागपुर में तो भैया आपको सब कुछ ढीला हुआ। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार कटारिया, मैं दिल्ली का सफाई निवासी हूँ। 91 में स्कूल से निकला था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में NSUI को ज्वाइन किया। वहाँ पे ज्वाइन के बाद मंडल कमीशन आयोग लागू हो गया। उसके बाद लागू होने के बाद देश में इतना दंगा हो गया कि देश को जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई शायद वो कभी कर नहीं पाए। वो हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन जिस दिन मैंने वहां देखा कि हमारे जो NSUI का जो प्रेसिडेंट था मिस्टर गोस्वामी, उसने अपने आप को आग लगा ली आरक्षण के विरोध में। आरक्षण के विरोध में ही था, मंडल कमीशन का जो विरोध था वो आरक्षण के विरोध में था, जबकि उसमें तो हमारा कुछ लेना देना था ही नहीं, वो ओबीसी समाज के लिए था। ये उसी दिन ये देखा कि ये लोग जब हमारे इतने खिलाफ होकर अपने आप को आग लगा सकते हैं तो ये हमारा काम भला करेंगे। उसी दिन NSUI की सदस्यता छोड़ दी। उसके बाद सर्विस में आया, पोस्टल डिपार्टमेंट में आया। पोस्टल डिपार्टमेंट में आते ही वहाँ एक SC/ST एसोसिएशन चलती थी जिसमें माननीय ब्रह्मपाल जी चलाते थे। मैं शुरू से ही जोशीला रहा। उसके बाद मैं वहाँ ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे अपना डिवीजन सेक्रेटरी बना दिया। मैंने सोचा यार हमारे समाज का संगठन है, हमारे क्यों नहीं चले। उसको अच्छी तरह से चलाया, लेकिन उसको यहाँ तक लाते लाते शायद आज वो देश से दुनिया से खत्म हो रहा है मेरे हिसाब से। उन्होंने मेरा अगेंस्ट किया, मेरे समाज को उन्होंने कहा कि टर्मिनेट कर दो उसको, भैया कर दो, मैं अपना घर चला। लेकिन वो समाज का नुकसान शायद दोनों भरपाई नहीं हो पाए। उसके बाद सर्विस में आने के बाद मैंने लाल झंडे की यूनियन ज्वाइन की। मजदूर यूनियन के बारे में कोई तरह ज्ञान नहीं था। उन्होंने डिवीजन सेक्रेटरी बना दिया। डिवीजन सेक्रेटरी बनाने के बाद कुछ दिन उसको देखा तो उसमें भी मुझे नहीं महसूस हुआ कि मैं तो यहाँ काम नहीं कर सकता। उसके बाद मैं इंटेक वाले आए, इंटेक वालों ने मुझे अपना डिवीजन सेक्रेटरी बना दिया। मैंने वहाँ देखा, वहाँ विचारधारा को तो मैं तो ये लिखा नहीं, उसको छोड़ा। उसको छोड़ने के बाद अफसरों ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं कहीं क्या करूँ। उसके बाद एक महापुरुष एक सज्जन आए, आने के बाद उन्होंने मुझे BMS की सदस्यता दिलवाई। मैं BMS के बारे में जानता ही नहीं था। BMS की सदस्यता दिलवाई। BMS की सदस्यता के बाद मैं उस समय मोदी गवर्नमेंट नहीं थी। मार्च 2014 में मैंने ज्वाइन की, अप्रैल में गवर्नमेंट आ गई बीजेपी। अब तो ऊपर चलना ही चलता। उसके बाद BMS वालों ने जिस तरह से जो करना शुरू किया, हमने उसको संगठन पर थपड़ा दिया। 2019 में आदेश में मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि आप अपना ILU ज्वाइन करें। मैं ILU के बारे में नहीं जानता। मैं आधारी पार्टी के उसमें अधिवेशन में आया। वहाँ उस दिन मैंने देखा कि ये ऐसा संगठन है कि जहाँ से हम अपने लोगों को, अपने साथियों को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, एक लाइन दे सकते हैं, तो क्यों ना। मैंने उसी दिन पाटिल साहब के सामने यहाँ पे प्रण किया था कि मेरे पास 2033 में मेरी रिटायरमेंट है, जितना मेरा जीवन आज के बाद बचा है किसी संगठन के लिए समर्पित। कोई भी आए, आज BMS को जिस दिन हम 2022 में छोड़ गया था, उस दिन उसके दरवाजे नहीं गया आज तक। वो मेरी राह देख रहे हैं कि वापस आएगा, लेकिन जिसको लात मार दी हमने वापस उतारा। उन्होंने कहा, नारा दिया, त्याग, तपस्या और बलिदान, BMS की क्या पहचान। मैंने उसके खिलाफ ILU की क्या पहचान, मानव मानव एक समान।
भी अंग्रेजी जरूर पढ़ाओ, हम भी इस पक्ष में है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमने अंग्रेजी पढ़ाना है। रही बात वो उस समय को भी हमने देख लिया, अभी मुकेश जाटव जी बता रहे थे कि इंग्लिश पढ़ाना, क्योंकि क्यों पढ़ाना जरूरी है। हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में मुस्लिम संस्कृत का प्रोफेसर था, उसके साथ क्या हुआ उसको भी हमने देखा, देखा दुनिया ने देखा, तो लोग छोड़ करके चला गया। क्या संस्कृत इतनी अच्छी है तो उसको कोई भी नहीं देख सकता है। ये डॉक्टर कौशल पवार हमारी बहन मोतीलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर है और पीएचडी संस्कृत, उसके साथ क्या क्या हुआ उसको भी हम देखते। मोतीलाल नेहरू कॉलेज मेरे घर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर, तो हम उसको भी देखते हैं। तो हमने अपने आप को देखा है कि हम हमारे पास डीओपीटी का जो गाइडलाइन है कि हमारा रजिस्ट्रेशन सीएलसी से होना चाहिए, चीफ लेबर कमिश्नर। हम यहाँ से अपना लेटर लेके गए, हमने उसको दिया, वहां से 1 महीने के अंदर हमने अपने डिपार्टमेंट को पहुंचाया। अब डिपार्टमेंट उसको रख के बैठा है हम क्या करें, अगर ये आगे तो बीएमएस खत्म हो जाती है और बीएमएस को खत्म नहीं होना देना चाहते और हम उसमें जाना नहीं चाहते। तो वो ये हमारी लड़ाई अभी चल रही है, हम इस लड़ाई के लिए कार्यरत और प्रयासरत है। हम इसमें अपने इसको अचीव करेंगे, अपने टारगेट को अचीवमेंट में लाएंगे। ये हमारा जो है प्रण है आज यहाँ से। और पाटिल साहब ने जो रास्ता देखा है, जब ये दिल्ली जाते हैं तो मैं जरूर इनसे एक बार चाहे मुझे 10 मिनट के लिए मिलना हो, मैं तो जरूर इनसे मिलने जाता हूँ, क्योंकि एक अपने आप में एनर्जी मिलती है इनसे मिलकर। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा संगठन बहुत तेजी से आगे बढ़े और बहुत जल्दी से हम प्रगति करें और हम करेंगे, ये पक्की बात है, कोई हमें रोक नहीं सकता। बाबा साहब का नाम लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे को एक अलग से एनर्जी मिलती है और मेरा रास्ता जो ना अपने आप ही खुल जाता सामने से। तो हमने भी कहा कि हम रास्ते चलेंगे, रास्ते चलेंगे, ये पक्की बात है। एक मन में इच्छा होनी चाहिए, मन में एक जो ना अपनी धारणा बना लेनी, हमने आगे बढ़ना है, सिर्फ बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ना है और उसको लेकर के चलना है। हम उसको लेकर के चलेंगे, हमारा तभी जमना उद्धार होगा, नहीं तो हम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है सब। आरक्षण की बात है, आरक्षण खत्म हो गया। अभी बता रहे थे जो ना क्लास 1 में रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऐसा ही हो रहा है। तो उसके लिए लड़ाई है, तो हम सब आप लोगों के साथ लड़ेंगे, मिलकर के लड़ेंगे और जैसा भी हमसे बनेगा हम आपको जरूर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जो है रिजल्ट देंगे। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारा एक ही नारा होता है लास्ट में तो हम लगाते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, सीने ये फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। जय भीम। धन्यवाद रमेश कटारिया जी। हमें लगता है कि नागपुर की धरती से दिल्ली तक जय भीम का नारा पहुंच चुका होगा आपकी आवाज से। इसके उपरांत नेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर एंड हायर एजुकेशन से मैडम डॉक्टर लेलिना S.V. उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए इस मंच से अपने विचार रखें। वहाँ पे जितने भी महापुरुष महास्त्री है उनको मैं अकेली अभिवादन नहीं करूँगी, मैं आप सबसे उनका अभिवादन करवा के लूँगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने बॉडी के पॉइंट्स, यानी आप इसके बाद का जो कुछ हो रहा है वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुन सको, उसके लिए हम कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करके उनका नाम उसके लिए यूज करेंगे। तो पहले हम सावित्री बाई बोलेंगे, तब आप आपका कंसंट्रेशन राइट सेंटर पाम में रखेंगे। फिर हम बोलेंगे ज्योतिबा,
लेफ्ट सेंटर पाम में हमारा कंसंट्रेशन होगा। फिर हम बोलेंगे बाबा साहब अंबेडकर, आपका कंसंट्रेशन आपके फोरहेड के सेंटर पे होगा। फिर हम बोलेंगे रामास्वामी, आपका कंसंट्रेशन आपके राइट शोल्डर टिप पे होगा। फिर हम बोलेंगे नारायण जी, आपका कंसंट्रेशन होगा आपके लेफ्ट शोल्डर टिप पे। फिर हम बोलेंगे हमारे राजर्षि शाहू जी, तो आपका कंसंट्रेशन आपके नाभि के नीचे के पॉइंट पे होगा। इज एवरीबॉडी रेडी? यस। मैं पहले बोलूंगी, उसके बाद आप बोलोगे। कंसंट्रेशन कहाँ देना है ये आपने सुन लिया है, राइट? सावित्री, ज्योतिबा, अंबेडकर, रामास्वामी, नारायण राव, शाहू महाराज। धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। अभी कल से हम सब लोगों को सुन रहे हैं, तो और सुन के हमने कल रात में विचार मंथन भी किया होगा। हमको बाबा साहब ने बोला है हमारे पास 2 टाइप की सत्ता चाहिए, पॉलिटिकल सत्ता, इकोनॉमिक सत्ता। कल के भाषणों में हमने सुना पॉलिटिकल सत्ता हमारे पास नहीं है, इकोनॉमिक सत्ता भी हमारे पास नहीं है। हम अंबानी, अदानी इनके नामों से चिल्लाते ही बैठेंगे या खुद भी कुछ करेंगे। पाटिल साहब दिन रात मेहनत करके 5 लाख मेंबरशिप बनाने के चक्कर में अभी हमारे भाई ने बोला कि हम 20 साल के हो गए, तो 20 साल में हर परिवार में 20-20 साल का एक युवक एक युवती हो गई। अगर हम इससे जुड़े हैं डे 1 से, अभी हमारे पास 3 लाख मेंबर हैं। 3 लाख इंटू एवरी फैमिली 4 मेंबर्स पकड़ो, कितना हुआ? 12, 12 लाख हो गई, 12 लाख हो गई। और आई बात इकोनॉमी की, हम लोग 5 लाख मेंबर में अगर पकड़ते हैं, हर फैमिली में एक बेटा, एक बेटी, बीवी और हस्बैंड, 4 का फैमिली होता है। सिर्फ महीने में 25 रुपए रखो आप हर एक के नाम के, हर एक के नाम से 25 रुपए का भोग निकालो, भाग निकालो। भगवान को तो हम डर डर के बड़े बड़े भोग चढ़ाते हैं। 25 रुपए का भोग निकाला, हो गया 100 रुपया। 100 इंटू 5 लाख मेंबर्स, 5 करोड़ रुपीस पर मंथ हमारा इनकम होगा। कितना इकोनॉमिक पावर हमारे पास होगा? पर मंथ 5 करोड़ ऑफ रुपीस वी कैन donate to the organization, donate to the leadership which is trying to give you something, not only something, everything. संघर्ष हम करते हैं, और 100 रुपए आई थिंक इवन मजदूर को भी निकालना डिफिकल्ट नहीं है। घर काम करने वाले को भी 100 रुपए महीना बाजू में निकालने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरह से हम 100 रुपए अकेले नहीं दे रहे, पूरे फैमिली में 100 रुपए दे रहे हैं। तो एवरी मंथ यहाँ से आगे एटलीस्ट हमारा 5 करोड़ पर मंथ हमारे आईएलबी के अकाउंट में होने चाहिए। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है। यानी मैं पटेल साहब से निवेदन करूंगी कि हमारा जो बैंक अकाउंट है उसका QR हो। हम ऐसे ही कहीं भी शॉपिंग करते हैं तो डाल देते हैं, तो हर शॉपिंग के पीछे अगर हमने 1%, 2%, हमने मंथ में सब लोग 4000 रुपए का शॉपिंग किया तो 40 रुपए हम डाल सकते हैं उसमें, वो QR कोड स्कैन करके। तो कहाँ डिफिकल्टी आएगा हमको फंड जमाने में? आई थिंक ये सोल्यूशन बढ़िया होगा अगर हम सब ने मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया। तो हमने कल देखा था
पहले अपने सूरज जी बोले, उन्होंने अपनी बात रखी सेइंग कि लेबर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ IIT। लेबर ये फंडामेंटल यूनिट है, उसका प्रोडक्शन का यूनिट कौन है? तो ये बेस जो है वो लेबर है। सो लेबर इज द फंडामेंटल यूनिट और ये लेबर का यूनियन है। और इसका मतलब वी आर नॉट ओनली कनेक्टेड विद द हाई क्लास, इवन विद द डाउन ट्रोडन, जो भी निचले वर्ग हमें मतलब हमारा सोसाइटी मानता है, वो निचले नहीं है। सबसे बड़ा काम लेबर का होता है। सो ये निचला वर्ग नहीं है, लेकिन सोसाइटी उनको मानता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम गांव-गांव, शहर-शहर हर जगह पहुंच सकते हैं। एवरीबडी इज ए वर्कर। हमको क्या हम प्रोफेसर हैं तो आप भी लेबर हो मैडम, ये बोल के हमारे पटेल साहब ने हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया था। और आज नेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन, इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। सो आई एम ऑल्सो ए लेबर, यू आर ऑल्सो ए लेबर, whoever is working is a labor. So fundamental unit, इसका ज्ञान हमको कल सूरज जी ने दिया। नेक्स्ट इलियास साहब ने बताया था कि इक्वालिटी हो, एजुकेशन। आज के दौर में अगर एक 7-8 हजार कमाने वाला व्यक्ति है, उसका फैमिली इनकम बोल रही हूँ मैं, उसका फैमिली इनकम है वो, इट इज नॉट इंडिविजुअल इनकम, ये हमको ध्यान में रखना है। वो फैमिली इनकम है। और फैमिली में कौन होता है? 2 डिपेंडेंट माँ बाप, मियाँ बीवी और 2 चिल्ड्रन एटलीस्ट। अभी फैमिली इनकम 6,000, तो पर हेड कितना हुआ? 1,000 रुपए में तो गैस का सिलेंडर भी नहीं आता। कैसे पढ़ाऊं मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में? जिम्मेदारी किसकी है? सरकार ने हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल अवेलेबल करके देना चाहिए। अगर वो 6,000 में एक आपत्ति आती है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होता है, तो उसको वो कर्जा निकाल के वो खर्चा देना पड़ता है। तो कहाँ रही उसकी फैमिली मंथली इनकम भी 6,000, उसमें से 3,000 तो उसका EMI भरने में जाएगा, उसने जो कर्जा लिया 3,000। एक गवर्नमेंट स्कूल की फीस कितनी है? सो इस एंगल से हमको सीरियस होकर सोचना पड़ेगा, एवरी सेल्फ बीइंग में जाके सोचना पड़ेगा, और तभी हमारे इंटेलेक्ट को या फिर ह्यूमैनिटी को अर्थ मिलेगा। तो इक्वालिटी की भी बात कही, इंग्लिश एजुकेशन की बात कही। इंग्लिश एजुकेशन में उन्होंने बोला रीजनल एंड इंग्लिश, ये दोनों पेज टेक्स्ट बुक में वैसे होने चाहिए जो कि तेलंगाना में या आंध्रा में इम्प्लीमेंट हुआ है। तो हम लोग 1 दिन का 2 दिन का कॉन्फ्रेंस करके ये चीजें भूल के निकल जाते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट कपिल साहब ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट हमारी नहीं सुन रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है उनको रिवर्ट करने के लिए ऑर्डर आया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करने नहीं दे रही है, राइट। तो हम लोग सिर्फ पैर पिटेंगे खड़े होंगे या कुछ करेंगे? हमको दोनों सत्ता मिलानी है, पॉलिटिकल पावर भी मिलाना है और हमको इकोनॉमिक पावर भी मिलाना है। इकोनॉमिक पावर के लिए तो हमने आपको सोल्यूशन बता दिया, सिर्फ 25 रुपए मंथली निकालना है आपको एक पर्सन का, इसमें से तो इकोनॉमिक सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन हमारा पाटिल साहब से निवेदन है कि पाटिल साहब हम पॉलिटिकल इसमें वहाँ पे कैसे सत्ता मिलाएंगे, ये आप हमको विस्तार से बताएं। और कितने यहाँ पे मुझे अपना मनोगत रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबकी तहे दिल से आभारी हूँ और थैंक यू वंस अगेन।
थैंक यू मैडम।